1984 एल्डर बाय ये का ब्रेकडाउन। भले ही वह एक प्रमुख बुजुर्ग थे, लेकिन तलवार चलाने की उनकी महारत संप्रदाय के भीतर नहीं थी। जबकि वह एक ही चाल में मारे जाने पर थोड़ा दबा हुआ महसूस करता था, फिर भी वह कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार कर सकता था। लेकिन एल्डर बाय ये के लिए 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक, युद्ध के मैदान से बाहर निकली एक यादृच्छिक तलवारची द्वारा मारे जाने के लिए दूसरी पार्टी कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। वह कितना भी गूंगा क्यों न हो, वह जानता था कि एक साधारण तलवार चलाने वाले के लिए ऐसा असंभव था। अरे, संप्रदाय का नेता भी नहीं कर पाएगा। दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो संभवतः यह उपलब्धि हासिल कर सका, और यही वह व्यक्ति था जिसने बहुत समय पहले पूरे एल्डर काउंसिल को हंगामे में भेज दिया था। वह प्रतिभा जिसने भगवान की तलवार के इरादे को समझ लिया था। ऐसा होने की बहुत संभावना है। एल्डर बाय ये ने सिर हिलाया। इससे पहले उन्होंने आईएम लो प्रोफाइल पर बाई फैंग की दिलकश तारीफें सुनी थी, जबकि वे जानते थे कि बाई फैंग अतिशयोक्ति करने वालों में से नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि हो सकता है कि बाई फैंग ने आईएम लो प्रोफाइल की ताकत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया हो। हालांकि आईएम लो प्रोफाइल के साथ उनकी संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने महसूस किया कि वे तारीफ बिल्कुल भी अधिक नहीं थी। दूसरे पक्ष की साधारण तलवारबाजी के बावजूद उनके युद्धाभ्यास सटीक और हाजिर थे। हर एक दोष जिसका शोषण किया जा सकता था, उसका शोषण किया गया। इस प्रकार वह जो भी चाल चल सकता था उसे पूरी तरह से अर्थहीन कर देता था। यह ऐसा था जैसे दूसरे पक्ष के सामने उसे साफ कर दिया गया हो। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जो संभवतः दूसरे पक्ष को धोखा दे। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या आपने पहले उल्लेख किया था कि वह अन्य प्रमुख शिष्यों को मार रहा था? क्या इसका मतलब यह है कि वह एक ही बार में सभी को चुनौती दे रहा है, जैसा कि उसने आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में वापस किया था? जैसे ही उसके दिमाग में कोई विचार आया, बूढ़े ने डरावनी दृष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ ली। हम यहाँ किस लिए बेकार पड़े हैं? हमें उसे रोकना होगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एल्डर बाय ये ने अपना सिर हिलाया और गहरी आह भरी। वह अब तक सभी मुख्य शिष्यों को मार चुका है। वह पहले ही उन सभी को मार चुका है। बूढ़ा और बाई फैंग जो उन्होंने अभी सुना था, उससे दंग रह गए। कुल मिलाकर यह शायद 1 मिनट से भी कम समय था जब उन्हें ईथर हॉल से जबरदस्ती निकाला गया था, और इस कम समय के भीतर दर्जनों मुख्य शिष्यों को मार दिया गया था। हमें जल्दी करना चाहिए और एल्डर हे और अन्य लोगों को मामले की सूचना देनी चाहिए। शायद वे इस मामले से फिलहाल अनजान हैं। उन्हें इस समय स्वॉर्ड गज़ेबो में होना चाहिए, ताकि वे तुरंत आईएम लो प्रोफाइल के स्थान की पुष्टि करने में सक्षम हो सके। इससे पहले कि वह आंदोलन में चिल्लाया, बूढ़ा एक पल के लिए चुप हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का अच्छा अंदाजा है कि वह व्यक्ति कौन है। चलो उसे अभी खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर बाय ये ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। उसने एक बार फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और निर्देश दिया, उसे बड़े की तलाश करो और जो कुछ भी मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में हुआ था, उसके बारे में विस्तार से उसे बताएं। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप उनसे अन्य एल्डर्स के साथ एल्डर काउंसिल में लौटने का अनुरोध करें। इस बीच बाई फैंग और मैं आईएम लो प्रोफाइल की तलाश करेंगे। सबसे अधिक संभावना है, हमें उसे बहुत जल्दी लाने में सक्षम होना चाहिए। उन शब्दों को कहने के बाद उसने घर से बाहर निकलने से पहले बाई फैंग को उसके पीछे चलने का इशारा किया। झांग शुआन के आवास पर वापस। हे जिंगक्सुआन द्वारा बाई रुवानेकिंग की हत्या के कुछ ही समय बाद उसने तेजी से एक और ईथर टोकन पकड़ा और मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में वापस लौट आया। कहाँ हैं सब? वह हैरान थी कि द्वंद्व युद्ध के आसपास का क्षेत्र कितना खाली था। अभी कुछ क्षण पहले की बात है कि इस इलाके के आसपास भीड़ जमा हो गई थी, तो इतने कम अंतराल में वे सब क्यों गायब हो गए कि वह चली गई थी। जब वह इस मामले पर विचार कर रही थी, तो वह व्यक्ति जो उसके साथ पहले मर चुका था, हे जिंगक्सुआन, बहुत दूर से भी चकित नजर के साथ दिखाई दिया। यहाँ क्या हुआ? बाई रुआकिंग ने आश्चर्य से पूछा। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आईएम वेरी हैंडसम नाम के एक व्यक्ति ने सभी मुख्य शिष्यों के खिलाफ एक कदम उठाया है। उसने जिंगक्सुआन की आंखों में चकित भाव से उत्तर दिया। वह अभी भी बाई रुवानेकिंग के साथ हुई लड़ाई पर विचार कर रहे थे, जब उन्हें खबर मिली कि एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी ने सभी मुख्य शिष्यों को चुनौती दी है। इस प्रकार वह तुरंत हाथ उधार देने का इरादा रखते हुए ईथर हॉल में लौट आया। लेकिन किसने सोचा होगा कि हर कोई वास्तव में इतनी जल्दी मार डाला जाएगा? क्या दूसरे पक्ष की तलवारबाजी थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी? तो आईएम वेरी हैंडसम ने यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला।
बाई रुआंकी को अचानक से हल्का हल्का महसूस हुआ और वह लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वरिष्ठ चाचा, क्या आप यहाँ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको आंतरिक शिष्यों पर हावी होने में पर्याप्त मजा नहीं आया, इसलिए आप मुख्य शिष्यों को भी धमकाने के लिए आए। क्या आप अगली बार एल्डर काउंसिल को चुनौती देने का इरादा रखते हैं? मैं देखने के लिए बाहर जाऊंगा। ईथर हॉल से पीछे हटते ही बाई रुआंकिंग ने निराशा में अपने ग्लेबेला को रगड़ा। जैसे ही वह अंत में वापस कमरे में लौटी, उसने झांग जुबान को अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा, उसकी पीठ को आलसे से फैलाते हुए। वरिष्ठ चाचा, क्या आपने किसी भी तरह से ईथर हॉल में सभी मुख्य शिष्यों को मार डाला? वे नीच लोग थे, उन्होंने द्वंद्व खो दिया है, फिर भी उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार मैंने उन सभी को सबक सिखाने के लिए मार डाला। ऐसा नहीं है कि उन्हें ईथर हॉल में वैसे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, झांग जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। बाई रुआंकिंग उन्मादी थी। क्या वास्तव में आपको इतनी छोटी सी बात पर इतनी दूर जाने की जरूरत थी? ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जांचें कि क्या उन्होंने आपको अभी तक भुगतान किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जल्दी से मेरे पास पैसे ट्रांसफर कर दो, अन्यथा मैं बाद में उन्हें फिर से शुद्ध करने के लिए ईथर हॉल में वापस आऊंगा। झांग शुबान ने ठंड से अपना हाथ हिलाया। बाई रुआंकिंग के सीने में इतनी निराशा भर रही थी कि वह अब मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। इतना दुर्जय और विशेषज्ञ इतना नीचे क्यों गिरेगा कि सभी मुख्य शिष्यों को मात्र पैसे के लिए मार डाले? अपना सिर हिलाते हुए उसने एक जे टोकन निकाला और जवाब देने से पहले उस पर नजर डाली। उन्होंने मुझे पहले ही भुगतान कर दिया है। कुल योग लगभग 100,000 तलवार मंडप सिक्के है। 100,000। झांग हुआ ने संतोष में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मूल शिष्य काफी धनी है। उसने आधे मुख्य शिष्यों को मार डाला था, कुल मिलाकर केवल 200,000 तलवार मंडप सिक्के अर्जित करने के लिए। दूसरी ओर केवल 5 मुख्य शिष्यों को हराकर वह 100,000 तलवार मंडप के सिक्कों की हत्या करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि धन की असमानता वास्तव में कोई मजाक नहीं था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उसने अपने मौद्रिक मुद्दों को एक बार और हमेशा के लिए हल करने के लिए खुद को एक विश्वसनीय तरीका ढूंढ लिया है। बाई रुआंकी को पैसे ट्रांसफर करने में देर नहीं लगी और झांग जुबान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक ही दिन में कमाए गए छोटे से भाग्य के अंदर थोड़ा उल्लासपूर्वक जश्न मना सकता था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और बाई रुआनिकिंग की ओर देखा। आपकी तलवारबाजी अभी भी बहुत खराब नहीं है, लेकिन आपने डेन शियाओटियन से जो तलवार उछालना सीखा है वह बहुत अधिक समस्याओं से भरा हुआ है। मैं इसे अभी आपके लिए ठीक कर दूंगा। बाद में मैं चाहता हूं कि आप द्वंद्व युद्ध में वापस आएं और मेरे लिए और पैसे कमाएं, समझे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाई रुबानिकिंग, वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या उसे इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि उसके वरिष्ठ चाचा उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं या कि उसे पैसे कमाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार उन्नत तलवारबाजी सीखने की उसकी इच्छा जीत गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और अपने शिक्षक के उपदेश को सुनने के लिए तैयार हो गई, जब उसने अचानक घर के मुख्य द्वार से कई दस्तकें सुनी। जिसके बाद काओ चेंगली का चिल्लाना जोर से गूंज उठा, तुम कौन हो? हम यहाँ झांग हुआन को खोजने के लिए हैं, एक आवाज ने जवाब दिया। आवाज सुनकर बाई रुआंकिंग ने तुरंत महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर गलगन उठ रहे हैं। कांपते हुए होंठों के साथ उसने कहा, वरिष्ठ चाचा, यह मेरे दादाजी हैं, वो यहाँ है। अपने दादा? झांग हुआन दंग रह गया। आप एल्डर बाय ये की बात कर रहे हैं? वह जो जानता था उसके आधार पर एल्डर बाय ये महाद्वीप के सच्चे विशेषज्ञ आरोही बादल तलवार मंडप के 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक थे। ऐसा सम्मानित व्यक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक क्यों देगा? क्या उसने पहले जो अभिनय किया था वह इतना अच्छा नहीं था कि दूसरे पक्ष को उसे अपने छात्र के रूप में न लेने के लिए मना सके? ऐसा होना चाहिए, है ना? आखिरकार वह केवल एक ही दिन के लिए आरोही बादल तलवार मंडप में रहा था और उसने पूरे समय एक लो प्रोफाइल बनाए रखना सुनिश्चित किया था। ऐसा लगता था कि उसने अभी तक कुछ भी अत्यधिक नहीं किया है। तो ऐसा कोई कारण नहीं लगता था कि एल्डर बाय ये उनसे भेंट क्यों करना चाहेंगी। सही बात है। बाय रुआंकिंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह यहाँ क्यों है, इसका कारण यह है कि वह अभी भी मुझे अपने छात्र के रूप में लेने की इच्छा रखता है। चूंकि यह मामला है, मुझे आपसे ऐसा बहाना करना होगा जैसे कि आप मुझे बाद में तलवार कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप तलवारबाजी में मेरी कमजोर महारत के लिए मेरी आलोचना करेंगे और अपने दादाजी की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए मुझ पर अपनी निराशा व्यक्त करेंगे। झांग हुआन ने कहा। यह बाई रुआकिंग विवादित थी। वह अभिनय और दूसरों को धोखा देने में कभी अच्छी नहीं रही थी। यह तब तय हो गया है। अन्यथा यह अपेक्षा न करें कि मैं अब आपको कोई तलवारबाजी नहीं सिखाऊंगा। झांग हुआन ने जवाब दिया। तो ठीक है। उन शब्दों को सुनकर बाई रुआकिंग के पास उनके अनुरोध पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह अपने वरिष्ठ चाचा से सीख सकती थी, तब तक वह कुछ भी कर सकती थी। बाद वाले की तलवारबाजी बस इतनी ही दुर्जेय थी। उसने अब तक केवल 2 तलवार कलाएं सीखी थी, और वे केवल 2 सबसे बुनियादी चालें थीं, लेकिन यह उनके लिए पहले से ही नंबर 1 मुख्य शिष्य से ड्रॉ के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह उसके अधीन थोड़ी देर और अध्ययन करती, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह हार नहीं सकती थी। जब वे अभी भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, बाईफेंग ने आगे बढ़कर काओ चेंगली को अपना टोकन दिखाया। क्यों? क्या आपको लगता है कि आप चुप रहकर और मुझे एक टोकन दिखाकर प्रवेश कर सकते हैं? काओ चेंगली नाराजगी में डूब गया। वह अभी भी अपना सिर फोड़ने पर गुस्से में था, इसलिए दोनों मेहमानों के प्रति उसका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं था। जब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा होता हूँ, तो मेरे चेहरे पर एक टोकन लगाने के लिए, क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए दिखावा करने का स्थान है? तस्क, मानो केवल आप ही हैं जो दिखावा करना जानते हैं। मैं आरोही बादल तलवार मंडप का एक बुजुर्ग हूँ। मैं यहाँ आपके यंग मास्टर झांग शुवान से मिलने आया हूँ। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने एल्डर टोकन को नहीं पहचाना, एल्डर बाये ने शांति से समझाया। यह देखते हुए कि कैसे डैन शियाओटियन, झांग हुआन और अन्य लोगों ने एक दिन पहले ही संप्रदाय में प्रवेश किया था, उनके लिए यह समझ में आता था कि उन्होंने इस तरह के उच्च स्तरीय एल्डर टोकन को कभी नहीं देखा था। आप संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। काओ चेंगली अभी भी अपने गुस्से के चरम पर था जब उन शब्दों ने उसकी बुद्धि को डरा दिया। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वे सम्मानपूर्वक झुक गए। मुझे मेरे पिछले अपमान के लिए क्षमा करें। प्लीज, इस तरह। काओ चेंगली सुन कियांग से अलग था। एक डाकू के रूप में वह कई जीवन मृत्यु स्थितियों से गुजरा था, इसलिए वह उन लोगों को नाराज करने के लिए बेहद सावधान था जो उससे अधिक मजबूत थे। स्वाभाविक रूप से उसके पास आरोही बादल तलवार मंडप के एक बुजुर्ग को पार करने का साहस नहीं था। यदि दूसरा पक्ष उस पर कोई कदम उठाता, तो वह यह जानने से पहले ही मर जाता। ऐसे फिगर के आगे अपना वजन खींचना। रहने भी दो, नश्वर दुनिया में अभी भी कई शारीरिक सुख उसके अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका अभी तक अपनी जान गंवाने का कोई इरादा नहीं था। एल्डबाये ने घर में प्रवेश करने के लिए अपने पैर उठाए, लेकिन काओ चेंगली अचानक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। माफी चाहता हूँ, लेकिन यंग मास्टर का एक नियम है कि जो लोग निवास में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने बाएं पैर या दाहिने पैर से अकेले प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और अपने दोनों पैरों से दरवाजे के पार कूद गए। इस एल्डबाये और बाईफेंग ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। यह कैसा संकीर्ण नियम था। प्रतिभाओं के पास आमतौर पर अपनी विशिष्टताएं होती हैं। चूंकि हम यहाँ घूमने आए हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए दूसरे पक्ष के नियमों का पालन करना अच्छा होगा, बाईफेंग ने कहा। उस समय भूत तलवार संत को एक अत्यंत विलक्षण स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। यह देखते हुए कि झांग हुआन ने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था, यह अभी भी समझ में आता है कि उनका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब होगा। पुटुंग, पुटुंग, वे दोनों आवास में भी घुस गए। जैसे ही उन्होंने निवास में कदम रखा, वे बस यह पूछने ही वाले थे कि झांग शुवान कहाँ था जब उन्होंने अचानक एक कमरे से एक कठोर आवाज सुनी। तुम इतने गूंगे कैसे हो सकते हो? मैं आपको इसे 2 घंटे से समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरे दादाजी आपको अपने छात्र के रूप में लेंगे? तुम सच में दिवा स्वप्न देख रहे हो। पेंग, अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और एक युवती जोर से उछल पड़ी। उसके पीछे पीछे एक युवक था जिसका सिर शर्म से नीचा था। एल्डबाये और बाईफेंग ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। बिल्ली, दुनिया में ये दोनों अब तक क्या कर रहे हैं? दादाजी और दादाजी फेंग, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? जबकि वे दोनों अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे दोनों यहाँ किस तरह का कृत्य करने की कोशिश कर रहे थे, बाई रुआकिंग ने उनके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर रुख किया, जैसे कि उन्होंने केवल उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया हो। वह तेजी से उनके पास गई। हम यहाँ आए हैं।
एल्डर बाई ये अपने आगमन के पीछे के उद्देश्य को प्रकट करने ही वाली थी कि बाई रुआंकिंग ने अचानक अधीरता से हस्तक्षेप किया। दादाजी, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। यहाँ पर यह व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसने मुझे दवा झांग हुआन बेची थी। आपकी जान बचाने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा कि उनकी तलवारबाजी वास्तव में औसत दर्जे की है। मैंने उन्हें पहले ही कई घंटों तक पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सबसे बुनियादी तलवार कला को भी नहीं समझा है। बाई रुआंकिंग ने निराशा में झांग हुआन को घूरते हुए कहा, जैसे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही बादल तलवार मंडप में इतना बेकार शिष्य हो सकता है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तलवार कला का प्रदर्शन करो जो मैंने अभी तुम्हें अपने दादाजी को सिखाई है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे दादा संप्रदाय के 3 महान बुजुर्गों में से एक हैं। यदि आप इसे केवल एक बार अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आप उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करने में सक्षम होंगे। हाँ हाँ, सीनियर बाई। झांग जुबान ने झिझकते हुए अपनी तलवार उठाई और नीचे गिर गया। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से अजीब थीं, और उनमें तलवार की चीख जरा सा भी संकेत नहीं था। इस तरह की किसी चीज को तलवार कला कहना भी अपमान होगा। एल्डर बाई ये ने एक बार फिर बाई फैंग को अपनी आंखों में विरोधाभासी नजरों से देखा। क्या हम उनकी नजरों में मूर्खों की तरह दिखते हैं? मैं यह भी नहीं जानता कि क्या वे वास्तव में हमें मूर्ख बनाने या हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि वे अपने कृत्य में कोई प्रयास कर रहे हैं। मैं वास्तव में यहाँ पर थोड़ा आहत महसूस करने लगा हूँ। दादाजी, देखो, उनके कौशल वास्तव में निराशाजनक हैं, और उनके पास तलवार चलाने की थोड़ी सी भी प्रतिभा नहीं है। ऐसा गूंगा व्यक्ति आपका छात्र होने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि वह हमारा हितैषी है, और यह कर्ज किसी तरह चुकाना होगा, लेकिन हमें इसे आपकी प्रतिष्ठा की कीमत पर भी नहीं करना चाहिए। वरना, क्यों न हम उसे इसके बदले कुछ पैसे दे दें। यह देखकर कि उसके दादा और दादाजी फैंग पूरी तरह से चुप हो गए थे, बाई रुआंकिंग ने सोचा कि वह अपने अभिनय से उन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। राहत की एक स्पष्ट सांस लेते हुए, उसने नीरसता से उस स्क्रिप्ट को दोहराया जिसे झांग शुआन ने उसे एक पल पहले याद करने के लिए मजबूर किया था। बेवकूफ, क्या मेरे छात्र होने के योग्य नहीं है? एल्डर बाई ये ने लगभग उसकी लार को दबा दिया। यह एक बात थी अगर वह कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन यह वही युवक था जिसने अपना सिर तलवार की चीख के एक तेज उछाल से काट दिया था। अगर यहाँ कोई था जो अयोग्य था, तो वह उसे होना ही होगा। गनीमत थी कि यहाँ कोई गड्ढा नहीं था, वरना वह शुतुरमुर्ग की तरह सही गोता लगाता। मैं अपनी कमजोरी पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास वास्तव में तलवार के रास्ते में कोई प्रतिभा नहीं है। मैं तीसरे एल्डर को नीचा दिखाने के लिए वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। झांग शुआन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों की गहराइयों में एक ऐसे व्यक्ति की याद ताज़ा करते हुए अफसोस और कम आत्मसम्मान का संकेत देखा जा सकता था, जिसने बार बार कोशिश की थी, केवल हर एक प्रयास में वास्तविकता की क्रूरता से मारा गया था। उसकी आंखें इतनी अभिव्यंजक थीं कि लगभग ऐसा लगा जैसे वह किसी तरह के गर्म खून वाले युवा नाटक के नायक थे। यह देखकर एल्डर बाई ये और बाई फैंग ने महसूस किया कि उनकी छाती और भी दब रही है। वे आश्वस्त थे कि वे इस दर पर किसी प्रकार की गंभीर आंतरिक चोटों को कम करने जा रहे थे। यह क्या बकवास था? यह पता चला कि यह युवक न केवल एक बहुत ही प्रतिभाशाली तलवार चलाने वाला था, बल्कि वह एक जन्मजात अभिनेता भी था। ऐसी प्रतिभा के साथ, वह पहले से ही अपने जीवन के लिए तैयार था। एल्डर बाई ये ने अपने भीतर दबी हुई संवेदना को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें ली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंत में बोलने से पहले उसकी नसें अचानक उच्च रक्तचाप से न फट जाएं। यदि आप में तलवारबाजी की कमी है, तो यह वास्तव में मेरे लिए अनुचित है। आपको मेरे छात्र के रूप में ले लो। हालांकि, यह दिखाने के लिए नहीं है कि तलवार को हथियारों के विजेता के रूप में जाना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे बदलने में सक्षम हो। यदि आप मुझे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो मैं आपको मूल बातें सिखाना शुरू कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे मार्गदर्शन में जल्द ही बाई रुआंकिंग के स्तर तक पहुंचेंगे। यह झांग जुआन ने नहीं सोचा था कि अन्य पक्ष अभी भी उसे अपने छात्र के रूप में लेना चाहेगा, उसके द्वारा किए गए सभी अभिनय के बाद भी। अवाक, उन्होंने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। मेरी योग्यता की कमी को देखते हुए, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तीसरे बड़े के नाम को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करता। यह ज्यादा कुछ नहीं है।
मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ, और आपके एहसान को चुकाना मेरे लिए ही सही है। या ऐसा हो सकता है कि आप इसके बजाय अन्य हथियारों में रुचि रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं था कि एल्डरबाई ये झांक जुबान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन वह बाद वाले को अपनी पहचान को आईएम लो प्रोफाइल के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहता था। अन्यथा, अगर बाद वाले इसे कड़वे अंत तक नकारते, तो बहुत कम था जो वह कर सकता था। वह बल का सहारा लेने का भी प्रयास कर सकता था, लेकिन यह संभवतः इस प्रतिभाशाली तलवार व्यवसाय को संप्रदाय से दूर धकेलने का जोखिम उठाएगा। दूसरी ओर, एल्डरबाई के शब्दों को सुनकर झांग जुवान की आंखें चमक उठी। वास्तव में, मुझे तलवारबाजी में बहुत दिलचस्पी नहीं है। मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है, लेकिन मेरा असली जुनून वास्तव में कृपाण के रास्ते में है।